हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, आज की वीडियो का मेरा मेन टारगेट है क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिले हुए हैं। इसमें है राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं और साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में 3 से 5 नंबर के देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, राउल्ट के नियम को हम कैसे समझेंगे। राउल्ट के नियम को समझने से पहले आप इस चीज़ को समझेंगे तभी आपको आएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक कोई बर्तन है और बर्तन में हमने कोई विलायक ले रखा है, ठीक है। विलायक का मतलब होता है जिसमें कोई पदार्थ को हम घोल सकते हैं, इसकी मात्रा अधिक होती है। जैसे मान लेते हैं जल, ठीक है, मान लेते हैं जल विलायक, यानी इसकी मात्रा अधिक होती है। अब इसके अंदर एक हम विलेय पदार्थ को घोलेंगे, ठीक है। देखो, विलयन जो भी बनता है, कोई भी विलयन, ध्यान से समझना, अगर कोई भी विलयन बनता है तो इसमें दो चीज़ होता है। क्या क्या? एक होता है विलायक, यानी जिसमें घोलना है, और एक होता है विलेय, ठीक है। जैसे अगर विलायक हम पानी लेंगे तो विलेय हम चीनी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? चीनी। तो चीनी की मात्रा कम होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है। तो जब इन लोग को मिलाएंगे, पानी की मात्रा अधिक है, चीनी की मात्रा कम है, तो बन जाएगा विलयन जिसका नाम है शरबत। क्या है? शरबत, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि विलायक की मात्रा अधिक होती है जबकि विलेय की मात्रा कम होती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको समझाना चाह रहे हैं कि हम एक कोई यहाँ पे विलायक ले रखा है जिसमें हम मान लिए हैं कि एक जल है और इसके अंदर एक विलेय पदार्थ को हम डालेंगे। किसको? विलेय पदार्थ को, क्योंकि विलायक में विलेय को ही हम घोलेंगे, विलायक में विलेय को ही। तो हम विलेय को हम मान लिए हैं कि एक अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ है। कैसा? अवाष्पशील का मतलब अगर उसको गर्म किया जाए तो वाष्प बन के उड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, विद्युत के लिए अनपघट्य पदार्थ होना चाहिए। यानी आप जब उस विलायक में घोलेंगे तो देखिए, एक होता है विद्युत अपघट्य पदार्थ, एक होता है विद्युत अनपघट्य पदार्थ ना। यानी कि जब किसी विलयन में हम कुछ ऐसे पदार्थ को घोलेंगे जिसके कारण से वे अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अपघट्य पदार्थ। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं कहूँ कि हम NaCl को घोल रहे हैं पानी में ना, तो NaCl को जब आप जल में डाल दीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि Na+ और Cl- अपने अणुओं में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक है। लेकिन हमें लेना है विद्युत अनपघट्य पदार्थ, यानी अगर हम डालेंगे हम किसी विलायक में तो अपने आयनों में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे आप यूरिया, क्या चीज़? यूरिया लीजिए। यूरिया जो होता है ये अपने आयनों में टूटता नहीं है। चाहे ग्लूकोज ले लीजिए। क्या चीज़? ग्लूकोज। या तो फिर आप ले लीजिए सुक्रोज, या सुक्रोज बोलिए या सुक्रोज बोलिए, वही चीज़ ना। तो अगर इस चीज़ को, ये एक विद्युत अनपघट्य पदार्थ है, यदि आप इसको इस विलायक में डालेंगे तो ये अपने आयनों में इस प्रकार से टूटेगा नहीं। तो हम देखो यहाँ पे समझ रहे हैं राउल्ट का नियम। तो उसको समझने के लिए हमने आपको बताया कि एक हमने बर्तन लिया है और इसमें एक विलायक हमने इसमें डाल दिया है, जैसे मान लिए हैं जल, और इसके अंदर हम एक विलेय पदार्थ डालेंगे जो अवाष्पशील होगा, यानी अगर उसको गर्म किया जाएगा तो वाष्प बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ जैसे ये सब ना, ये सब में से किसी एक को हम इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हम ग्लूकोज को डाल दिए पानी में, ठीक है। तो ग्लूकोज एक विलेय है। क्या है? विलेय है, जबकि पानी क्या है? विलायक है।
तो ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। घुलने के बाद जो बनेगा उसको हम बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे? विलयन। तो मान लिए हैं कि हम यहाँ पे विलेय लिए हैं ग्लूकोज, विलायक लिए हैं जल, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्या चीज़? विलयन। यही ना। तो जब हम ऐसा बोलेंगे, इसमें ऐसा बोलना है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को डाला जाता है या घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के, जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है ना, उसके लिए है कि प्राप्त विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है। इसके नियम को हम ऐसे लिखेंगे कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को डाला जाता है तो उससे प्राप्त विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। हम यहाँ पे 2-3 टॉपिक चीज़ बताएंगे कि वाष्प दाब क्या होते हैं और इसका अवनमन क्या होता है, ये चीज़ हम बताएंगे। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे आपको समझ में आएगा नहीं। तो इससे पहले ये नियम को हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे इनके अनुसार, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम। ऐसा लिखेंगे, जब किसी विलायक में, लिख लीजिए, जब किसी विलायक में, किसमें? विलायक में। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत, लिखेंगे अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोला जाता है, पदार्थ को घोला जाता है तो प्राप्त विलयन का आपेक्षिक विलयन के वाष्प दाब के, किसके? वाष्प, मैं यहाँ पे वाष्प दाब लिख रहा हूँ ना, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अवनमन किसके बराबर होता है बाबू? मोल प्रभाज के ना। मोल प्रभाज, पहले प्र रहेगा, मैं गलती कर देता हूँ कभी कभी। मोल प्रभाज के बराबर होता है। समझना मैं जो समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर समझ में आने वाला है नहीं। इस बात को हम अर्थात में लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है किसके? मोल प्रभाज के। एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस याद रखना है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को दिखाते हैं P0 माइनस PS, नीचे लिखेंगे S, अपॉन P0 से। ठीक है, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को हम दिखाएंगे P0 माइनस PS बटे P0 को। ठीक है, अब बराबर मोल प्रभाज को हम दिखाएंगे स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये सब है क्या ना, बताएंगे अभी कुछ देर में। ठीक है, n क्या है? विलेय की मोलों की संख्या, और बड़ा n क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। ये कितना मोल हम लिए हैं विलेय और कितना मोल लिए हैं हम विलायक। ध्यान से समझिएगा, अभी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा विलयन जो बन के तैयार हुआ है, जिसे हम विलेय में विलायक मिलाए हैं, तो इसे विलयन प्राप्त हुआ है ना। अगर ये विलयन हम तनु करते हैं, तब तनु मतलब इसमें पानी की मात्रा अधिक, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन
के लिए अगर तनु विलयन कर दें यानी पानी अधिक, ठीक है, और जैसे ग्लूकोज बहुत कम, जैसे मान लो पानी अगर इतना रहेगा, इतना सारा पानी, और ग्लूकोज केवल एक चुटकी इसमें डालेंगे तब पता चलेगा नहीं। तो मान लेंगे कि विलायक है, ये क्या है, केवल विलायक है। इस पर चुटकी भर मान लो कि अगर तुम थोड़ा सा ग्लूकोज मिला भी दोगे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा ना कि कितना मोल हम लिए हैं ग्लूकोज, लेकिन इसमें दिख रहा है कि पानी बहुत अधिक मात्रा में है। तो जब पानी अधिक मात्रा में है इसका मतलब बहुत ही पंचोचर हो गया है। तो तनु विलयन के लिए जो विलय की मोलों की संख्या है ये वाला, और जो विलायक की मोलों की संख्या है n, यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों के बराबर n। ऐसा मान के चलेंगे कि जहाँ n जो है 0 के बराबर है, यानी n मतलब विलय इसमें है या नहीं है। जब इतने सारे विलायक में बहुत सारे पानी में थोड़ा सा अगर तुम ग्लूकोज डालोगे बाबू, तो थोड़ा सा में कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो मान लेंगे कि ये 0 है एक हिसाब से, ठीक है, यानी जो विलय की मोलों की संख्या है 0 हम रख देंगे, तो n प्लस n के जगह पर हम n रखेंगे, ठीक है। यानी कि जब 0 मान लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप 0 रखेंगे तो 0 प्लस n जब करिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, n ना। तो इसका मतलब ये है कि जब विलयन तनु होगा तो ये दोनों का जो मतलब रहेगा यहाँ पे ये कैपिटल N होगा। क्या होगा, N। जब तनु विलयन होगा तो n प्लस n को हम n दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि मान लिया गया है कि जो n है विलय की मोलों की संख्या बहुत ही कम है, यानी इतना कम है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन जो n है अधिक मात्रा में है इसलिए माना जाएगा कि ये अधिक है, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हम दोनों के बदला में n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n। तो ऐसा लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ ना, यहाँ पे इसे मिटा दे रहे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से, फिर आपको आगे बता रहे हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसी के आगे मैं आगे का क्रियाकलाप करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो मिटा दिया हूँ जो चीज़, इसको वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं ना, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे आगे क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन में P0 बराबर यहाँ पे n बटे क्या चीज़, n बटे, ये दोनों के बदला में कैपिटल N हम मान लेंगे ना। क्यों माने हैं, क्योंकि विलय बहुत कम है लेकिन विलायक बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा मान के चलेंगे खाली विलायक है, विलय कहीं है ही नहीं, ठीक है। अब देखा जाए तो एक फार्मूला होता है n का, क्या चीज़, n का एक सीधा सा फार्मूला होता है, कौन सा, W/m, n इक्वल टू W/m, ठीक है। अभी आपको बता रहे हैं कि है क्या, लेकिन आपको पता होना चाहिए W/m। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ W/m रख देंगे, और जो कैपिटल n है इसमें बड़का W रहेगा और बड़का m, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे क्या चीज़, W/m छोटा वाला इस मान ना। इसके बाद में जो n है इसका मान हम लिखेंगे W/m, W बड़ा सा और m बड़ा सा, ठीक है। या हम इसके बराबर लिखेंगे P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू, इसको ऐसा लिखेंगे W/m, ये वाला ऊपर वाला ये भाग में है, जब गुणा में बदलेंगे इसको तो ये m ऊपर चल जाएगा और W नीचे, ठीक है। तो एक प्रकार से ये आपको फार्मूला प्राप्त हो गया राउल्ट के नियम के अनुसार, और इस फार्मूला पे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम आपको बता देंगे कि P0 PS W M M ये सब है क्या चीज़, ठीक है। इस बारे में तो आपको बताना चाहेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर P0 की बात करें, किसकी, P0 की, तो P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या चीज़, लिख लीजिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। कैमरा में तो दिख रहा होगा शायद, कहाँ तक दिखेगा, शायद यहाँ तक, देखते हैं। आगे जो PS है, PS
एस ऊपर नहीं, एस नीचे लिखेंगे ना। पी एस जो है यह है विलियन का वाष्प दाब। किसका? विलियन का। तो लिखेंगे विलियन का वाष्प दाब। ठीक है, यहाँ पे वाष्प दाब जो टॉपिक है बार बार आ रहा है, आपको समझा देंगे अभी कुछ देर बाद। आगे जो W है ये है विलेय के भार, विलेय के भार। लेकिन जो M है, M है विलेय का अणु भार। ठीक है, लेकिन जो बड़ा W है ये है विलायक के भार। लेकिन जो बड़ा M है ये है विलायक का अणु भार। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। आखिर एक बात हम कब से बोल रहे हैं कि वाष्प दाब होता क्या है ना। इसमें लिखा गया है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है? विलयन के वाष्प दाब। आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके घरों में चावल यदि बनता होगा, ठीक है, चावल जो गांव के होते हैं अधिकतर लोग, जैसे मैं, ठीक है, तो गांव के लोग ये होता है कि जिसे उन लोगों के घर खाना बनता है ना, ठीक है, बड़ा सा बर्तन होता है जिसे मान लीजिए चावल बनाना है, तो इसमें पानी अधिक मात्रा में रहेगा, यानी जल अधिक मात्रा में रहेगा। ये एक विलायक है, इसमें हम डालेंगे चावल। क्या डालेंगे? चावल। ठीक है, तो यहाँ पे जल एक विलायक है, जो कि अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि ये विलायक लेना है, और इसमें आपको विद्युत अनपघट्य पदार्थ डाल देना है, जैसे चावल डाल दिए हम। अब जब इसको हम गर्म किए, क्या किए? गर्म, और ऊपर से हम ढक देंगे किसी बर्तन से, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये हीट होगा ना पानी के अणु, तो धीरे धीरे ये वाष्प में परिवर्तित होने लगते हैं। वाष्प मतलब भाप बनने लगते हैं, पता है कि नहीं? तो भाप बनने के बाद में उड़ के जाता है इस बर्तन के पास, अब वहाँ से टकरा करके वो आता है नीचे द्रव बन के। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब नीचे से ऊपर जाएगा कौन? वाष्प ना, तो एक वाष्प के कण गया, मतलब जल का एक कण गया ऊपर, फिर 2 कण गया, 3 कण गया, इस तरह से ना। तो जब छोटे छोटे वाष्प यानी कि जल के अणु ऊपर गए, तो जब बहुत सारे छोटे छोटे जल के वाष्प आपस में जब चिपकते हैं ना, तो बड़ा सा बूंद बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा सा बूंद। तो जब यहाँ पे गर्म किया गया तो छोटे छोटे वाष्प की जो वाष्प है, यानी कि पानी की जो वाष्प है ना, छोटे छोटे करके ऊपर गया है, लेकिन जब आपस में मिलेंगे ना ये, तो आपस में मिलने के बाद में ये बड़ा सा बूंद बना देगा और धड़ाम से नीचे फिर से गिर जाएगा। समझे कि नहीं? यानी कहने का मतलब है कि बार बार ऊपर नीचे, यानी ऊपर जाएगा तो वाष्प बन के, क्या बन के? वाष्प। नीचे आएगा तो द्रव बन के, क्या चीज़? द्रव। तो वाष्प बन रहा है, इसके बाद में द्रव बन रहा है, तो यहाँ पे वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है, यानी द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। और एक हो रहा है संघनन, कहने का मतलब वाष्प से द्रव बन रहा है, तो वाष्प से द्रव बन रहा है तो इसमें संघनन की प्रक्रिया हो रही है। समझे कि नहीं समझे? तो जो यहाँ पे वाष्प जो यहाँ पे बन रहा है, ये वाष्प इस बर्तन पे दबाव डालता है, दबाव चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, ना। आप देखे होंगे घरों में बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वाष्प के द्वारा बर्तन के पृष्ठ पे जो दाब लगता है, उसी को हम बोलेंगे वाष्प दाब। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। ठीक है, तो वाष्प दाब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो आपको समझना चाहिए था। ठीक है, तो ध्यान देने वाली ये बात है कि जैसे मान लो यहाँ वाष्प दाब तो आप समझ गए, लेकिन इसमें एक और टॉपिक है, आपेक्षिक अवनमन।
आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कि कितना घटा। अवनमन का मतलब घटना, यानी वाष्प दाब कितना घटा, कितना घटा। जितना घटेगा ना वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझना। अगर मान लो कि केवल अभी पानी डाले हैं इसमें, इस बर्तन में केवल हम पानी ही डाले हैं और पानी डाल के इसको गर्म कर रहे हैं। पानी डाल के केवल हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म। अभी तक इसको हम चावल इसमें डाले हैं नहीं, कच्चा चावल डाले हैं नहीं। ऊपर से हम इसको बंद कर दिए हैं। बंद करने के बाद जैसे ही आप इसको गर्म पानी मतलब इसमें आँच देंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद में इसमें फिर वाष्प बनेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। इसका मतलब कि इसमें जब चावल नहीं है तो ये पानी उबलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इसका वाष्प दाब अधिक बढ़ गया ना। लेकिन जैसे ही आप इस बर्तन को हटा करके आप तुरंत उसमें चावल धो करके डाल दीजिए। जब चावल इसमें अचानक डालिएगा ना, तो चावल एक विद्युत अनवघट्य पदार्थ है, ध्यान से समझिएगा। तो जब जैसे ही आप इसमें चावल डाल दीजिएगा, तो चावल डालने के बाद में जो खौल रहा था ये पानी, वो खौलना हो जाएगा कुछ देर के लिए बंद। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो वाष्प दाब है वो कम हो गया। क्या हो गया, कम। कहने का मतलब पहले अधिक खौल रहा था पानी, लेकिन जब जैसे ही इसमें विद्युत अनवघट्य पदार्थ हम डालें तो खौलना बंद हो गया। समझे कि नहीं, कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। जब फिर से गर्म करोगे तो फिर से उबलेगा, अलग बात है। लेकिन जब इस पानी को आँच दिया जा रहा था तो ये जैसे ही गर्म हुआ, इसका वाष्प दाब बढ़ गया। बढ़ने के बाद जैसे ही हम ऊपर से विद्युत अनवघट्य पदार्थ जैसे चावल को डालें, तो उसके वजह से क्या हुआ कि इसका जो वाष्प दाब है तुरंत घट गया, और घटने के बाद जो इसका जो उबल रहा था पहले से वो बंद हो गया। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि वाष्प दाब इसका घटा। तो कितना घटा भाई, तो जो घट रहा है इसको हम बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब के जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी वाष्प दाब कितना घट रहा है, वो जो जितना घटता है ना वो मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसके, मोल प्रभाज। तब मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, तब मोल प्रभाज का मतलब होता है, समझना ठीक से तभी समझ में आएगा। मोल प्रभाज का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास बर्तन है, जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें पानी अधिक है और चावल कम रहेगा ना। तो अगर हम कम चावल डाले हैं तो आपको ये पता होगा कि कितना आप चावल डाले हैं। जैसे 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी कितना डाले हैं। ठीक है, पानी को तो वैसे लीटर में तौलते हैं, किसमें, लीटर में। लेकिन इस पानी को किसी बर्तन में ले करके इसको तौल लेना और देखना कि 1 केजी हो रहा है कि 2 केजी हो रहा है कि 3 केजी। समझना ध्यान से ना। तो यहाँ पे केजी ना बोल के हम मोल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, मोल। आप केजी कहिए या मोल कहिए, बस यहाँ पे समझने वाली बात है। तो अगर यहाँ पे हम चावल को डाले हैं, चावल को, तो चावल को हम विलेय मानेंगे। क्या मानेंगे, विलेय। हम इसको इसमें घोलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी है इसको हम मानेंगे विलायक। क्या मानेंगे, विलायक। तो चावल के मोलों की संख्या ऊपर रहेगा, समझे कि नहीं। चावल के मोलों की संख्या, चावल एक क्या है, विलेय पदार्थ है, तो इसके मोलों की संख्या ऊपर रहेगा। और नीचे क्या रहेगा, चावल के और पानी के दोनों की मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ देना है। मोल का मतलब जैसे अगर 1 केजी तुम चावल लो और मान लो 2 केजी तुम पानी लो, तो 1 केजी चावल जो लिए हो, ये विलेय के मोलों की संख्या 1 हुआ। कितना, 1। तो यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या कितना होगा, 1। लेकिन जो n है, n भी क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, जो कि हम बताएं कि 1 केजी मान लो विलेय है, मतलब चावल है। और इसमें प्लस करना है n। n मतलब विलायक की मोलों की संख्या, कि जो पानी है कितना ग्राम है, कितना केजी है, तो 2 केजी है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मोल प्रभाज बेसिकली यही है, ऊपर विलेय की मोलों की संख्या और नीचे विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का टॉपिक होता है खत्म। आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी था वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और मोल प्रभाज। आप मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा कि आपको यह टॉपिक समझ में आया है कि नहीं। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप और भी स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि हम सभी का हेल्प कर सकें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।